सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। बेसिक प्रिंसिपल क्या है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप क्या होता है? जैसे लट्टू होता है, तो अगर आपने बचपन में कभी लट्टू के साथ खेला है तो आपको पता है लट्टू कैसे घुमाते हैं, और वो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे पहले तो आराम से राउंड मूव करता है। अगर आप उसके टॉप को हल्का सा डिस्टर्ब कर दो तो उसकी मूवमेंट यानी कि उसके सर्कल थोड़े ज़्यादा बड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब हम इसको एनएमआर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो लट्टू की ये गोल गोल मूवमेंट है आफ्टर डिस्टर्बेंस, पहले वो एक पर्टिकुलर राउंड पाथ लेता है, राइट? और जैसे ही आप उसको डिस्टर्ब करते हो उसके पाथ जो होते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं, राइट? ये जो मूवमेंट होती है लाइक दिस, अब जैसे सपोज करो ये हमारा स्पिनिंग टॉप है लाइक दिस, यानी कि पहले वो ऐसे 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 घूम रहा था, जैसे आपने उसको डिस्टर्ब किया उसने इस तरह से मूव करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली उसकी स्पीड भी कम हो गई और वो जो सर्कुलर पाथ थे वो भी लंबे हो जाते हैं। अब ये जो मोशन होती है इसको हम कहते हैं प्रिसेशन। अब हम प्रिसेशन को एनएमआर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जैसे ही हम अपने न्यूक्लियस को, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसकी आई वैल्यू 0 नहीं है, जैसे ही हम उसको भी रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी भी एक मोशन स्टार्ट हो जाती है, राइट? अब ये जो मोशन है यानी कि ये जो मूवमेंट है वो भी मूव करता है। वी नो कि ये दो तरह की मूवमेंट होती है। जैसे कि सपोज करो कि दिस इज द अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एक इस तरह से होएगी कि ओवरऑल जो होएगा दैट विल बी अलोंग द फील्ड, और दूसरी क्या होएगी? ऑपोजिट टू द फील्ड। नाउ सो ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये देखेंगे कि हर वो न्यूक्लियस जिसकी आई वैल्यू 0 नहीं है, जैसे ही हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके एक इस तरह से सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाती है, एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है जिसको हम कहते हैं प्रिसेशन, और इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है लाइक दिस। ये इसकी मोशन है और ये परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अब ये जो प्रिसेशन है यानी कि ये जो काम हो रहा है, ये जिस स्पीड से घूम रहा है उसको हम कहते हैं प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। दूसरा उसका नाम है लार्मर फ्रीक्वेंसी, और रिप्रेजेंट किया जाता है उसको विद द सिंबल ओमेगा। नाउ दिस प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी और लार्मर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच नॉट। इसका मतलब है कि सपोज करो आपने बाहर से छोटे छोटे मैग्नेट लगाए हैं, छोटे छोटे मैग्नेट का मतलब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड कम लगाई है, तो इसकी मूवमेंट क्या होएगी? स्लो होएगी। जैसे ही आपने भारी भरकम बाहर से मैग्नेट लगा दिए तो ये स्पीड क्या होता ही जाएगी? इंक्रीज। इट मीन्स द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी विद विच द प्रोटोन प्रिसेस अराउंड द अप्लाइड फील्ड विच इज एट परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद उसने एक एग्जांपल ली हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी अप्लाइड फील्ड की वैल्यू इतनी है तो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 60 मेगाहर्ट्ज। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर, और अब हम टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं रेडियो वेव्स। अभी तक हमने जितनी भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी, हम अभी दो चीज़ें सुन रहे थे, एक प्रोटॉन के बारे में यानी कि न्यूक्लियस के बारे में एक्चुअली, कि ये न्यूक्लियर की स्पिन स्टेट होती है, ये न्यूक्लियर होता है, और दूसरी हमने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसमें तीसरी एंट्री होने जा रही है रेडियो वेव्स की। अब क्या होता है, जैसे ही हम इस तरह के न्यूक्लियस को इरेडिएट कर देते हैं, इरेडिएट का मतलब हम इसकी इंट्रैक्शन कर देते हैं विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो भी कौन सी रेडिएशन है? पर्टिकुलर रेडियो वेव्स, और वो भी हमें एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी का। तो क्या होता है, ये जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है यानी कि जिस स्पीड से ये मूव कर रहा था, अगर ये एग्जैक्टली मैच हो जाए किसकी स्पीड के साथ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी के साथ, जो कि इस केस में एनएमआर के केस में होती है रेडियो वेव, तो एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि वो जो न्यूक्लियाई हैं जो लोअर स्पिन स्टेट में हैं वो फ्लिप कर जाते हैं इनटू हायर स्पिन स्टेट। तो अगर मैं इसको मूवमेंट के वाइज बनाना चाहूँ तो मैं कैसे शो करूँगी कि वो प्रोटॉन दैट वाज प्रोसेसिंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही इनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो गई तो उसकी अलाइनमेंट क्या हो जाएगी? फ्लिपिंग का मतलब क्या था
अगर हम उसको इस टर्म में डायग्रामेटिकली देखें तो लोअर स्पिन से हायर स्पिन स्टेट में चला गया। और अगर मैं मूवमेंट शो करना चाहूंगी तो मैं ये शो करूंगी कि ये पहले अलोंग द फील्ड था, फिर इसने क्या शुरू कर दिया, ऑपोजिट टू द फील्ड। अब जब ये सब कुछ होता है, अब जब ये मूवमेंट यानी कि जब ये फ्लिपिंग होती है, तो हम कहते हैं कि दो चीजें आपस में रेजोनेंस में है। एक तो है न्यूक्लियस और दूसरा क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी। जब ये दोनों चीजें आपस में बिल्कुल रेजोनेंस में आती हैं और फ्लिपिंग हो गई है, तो इसीलिए हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई रिपीट, जैसे ही उसकी अपनी प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी मैच कर गई, जो हमने बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कौन सी रेडिएशन, रेडियो वेव लगाई है, जब दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच हो गई तो वो न्यूक्लियाई जो लोअर स्पिन स्टेट में होते हैं वो कहाँ पे मूव कर जाते हैं, इनटू हायर स्पिन स्टेट, और इसको हम कहते हैं फ्लिपिंग। नाउ जब ये फ्लिपिंग होती है तो दो चीजों की आपस में एक्चुअली रेजोनेंस हो गई, किसकी, न्यूक्लियस की और रेडियो फ्रीक्वेंसी की। इसीलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब डेल्टा ई कैसे कैलकुलेट करें कि हमें एग्जैक्टली एनएमआर को करवाने के लिए कितनी रेडियो फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, जिसमें है डेल्टा इज इक्वल टू एच नॉट इज इक्वल टू गामा इंटू एच अपॉन 2 पाई इंटू एच नॉट। दिस इज अप्लाइड फील्ड, प्लैंक्स कांस्टेंट पाई है, एच सेम आ गया। तो यहाँ पे ये जो गामा है, दिस इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, और ये हर एक एटम की कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम पीएमआर प्रोटॉन का पढ़ रहे हैं, तो उसकी गामा वैल्यू क्या है, 26,750। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। जो एनएमआर इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो अलग अलग रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज के होते हैं। अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज है 60 मेगाहर्ट्ज है, तो उस इंस्ट्रूमेंट से सिर्फ आप प्रोटॉन को स्टडी कर सकते हो। जो आजकल नए इंस्ट्रूमेंट, ये पुराने टाइप के इंस्ट्रूमेंट है जिनकी लिमिट होती थी रेडियो फ्रिक्वेंसी की अप टू 60 मेगाहर्ट्ज, तो इतनी को फ्रिक्वेंसी तक सिर्फ आप प्रोटॉन को स्टडी कर सकते हो। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 200 से 300 तक मेगाहर्ट्ज तक वो जा सकता है, किसकी रेंज है ये, रेडियो फ्रिक्वेंसी की, तो प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी न्यूक्लियाई जैसे फ्लोरीन, फास्फोरस, उनको भी स्टडी किया जा सकता है। लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च लैब्स होती हैं उनमें जो एनएमआर होते हैं उनकी क्या होती है रेंज, दैट इज एटलीस्ट 800 और मोर देन 800 मेगाहर्ट्ज। और ये इंस्ट्रूमेंट्स बहुत रेयर बिकॉज दे आर वेरी वेरी कॉस्टली। तो दिस इज वेरी हाईली एडवांस टेक्निक। तो ये नॉर्मली आपको बहुत बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में देखने को मिलेगी। हाँ जी, अब हम आते हैं इस डायग्राम की तरफ फिर से। इस डायग्राम ने हमें ये शो किया था कि जैसे जैसे हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो ये जो दो एनर्जी लेवल्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल, इनके बीच में गैप, ये देखो एरो की लेंथ बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेने लगे हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म सैचुरेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि अगर सपोज करो आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई है 60, तो ये जो एनर्जी गैप होता है ना इन दोनों के बीच में, उसकी वैल्यू होती है 2.39 इंटू 10⁻⁻5 किलो जूल पर मोल। अगर आप इस एनर्जी को देखो तो ये बहुत ही स्मॉल है। ये जो एनर्जी गैप है इतने मेगाहर्ट्ज पे, ये बहुत ही थोड़ा सा गैप होता है, और ये इतना का एनर्जी गैप होता है छोटा सा कि इवन एट रूम टेम्परेचर पे भी जो एनर्जी होती है उससे भी बड़े आराम से ये जो न्यूक्लियस लोअर एनर्जी लेवल पे हैं वो बड़े आराम से हायर एनर्जी लेवल पे फ्लिप कर जाते हैं, राइट। अब कितने न्यूक्लियाई लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं, कितने हायर एनर्जी लेवल पे होते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए we can use this very important equation which is Boltzmann distribution equation, that is given as n upper upon n lower is equal to exponent minus delta E upon kT. Here what is n upper? It is a number of nuclei in upper state, कि कितने न्यूक्लियाई ऊपर वाली स्टेट में है, दिस रिप्रेजेंट कितने न्यूक्लियाई लोअर स्पिन स्टेट में है, दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये एनर्जी गैप की वैल्यू है, एंड दिस इज द टेम्परेचर जिस पे आप काम कर रहे हो। तो ये देखा गया है कि जब हम 298 केल्विन पे, यानी कि T की वैल्यू हम 298 ले रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड हमने बाहर से 60 मेगाहर्ट्ज लगाई, तो हमने ये देखा कि लोअर स्पिन स्टेट में कितने होते हैं न्यूक्लियाई, इतने होते हैं, ठीक है, और अपर में कितने होते हैं, इतने होते हैं।
अब मैं ये पूरी वैल्यू नहीं बोल रही, लेकिन मैं दोनों का डिफरेंस बोल रही हूँ कि लोअर में सिर्फ कितने हायर से ज़्यादा होते हैं, 9। एट विच वैल्यू? एट 60 वैल्यू। अब ये जो 9 एक्स्ट्रा प्रेजेंट है ना लोअर में, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द NMR सिग्नल। मीन्स ये वो हैं जिनकी ट्रांजिशन के ऊपर उस एटम का NMR का सिग्नल डिपेंड करता है। अब सपोज करो 9 ने जंप करना शुरू कर दिया, क्योंकि एनर्जी गैप कम है, तो एनर्जी गैप में क्या होगा, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ऊपर से नीचे भी आएंगे। तो जब ये ट्रांजिशन होती जाएंगी तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, सेम। ऐसी जैसे ही स्टेज अटेन होती है कि दोनों नंबर सेम हो जाते हैं, तो NMR सिग्नल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम कहते हैं सैचुरेशन। सो व्हाट इज सैचुरेशन? व्हेन n अपर बिकम्स इक्वल टू n लोअर। तो उस केस में कोई NMR ट्रांजिशन नहीं होएगी, कोई NMR का सिग्नल नहीं आएगा। अब हम लोग तो NMR लेना चाहते हैं, इसका मतलब वी हैव टू टेक केयर ऑफ सैचुरेशन, वी शुड अवॉइड सैचुरेशन। अब सैचुरेशन को अवॉइड करने के लिए फिर से हमें इसके बेसिक फंडे पे जाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज अ बेसिक फंडा? बेसिक फंडा ये है कि जो एनर्जी गैप है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बाहर से मैग्नेट ही इतने स्ट्रांग लगाएं, ये एनर्जी गैप बड़ा होएगा। एनर्जी गैप बड़ा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को नहीं, न्यूक्लियर को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाने के लिए, जंप करने के लिए टाइम लगेगा। तो उस केस में क्या है, ऑब्वियसली हम कॉमन सेंस लगाए तो उस केस में n जो लोअर होएगा उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू n अपर, क्योंकि हमने गैप बढ़ा दिया। अगर इस तरह की सिचुएशन रहेगी तो सैचुरेशन, देखो अल्टीमेटली सैचुरेशन होएगी बट इट विल बी डिलेड, राइट। और जो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी है इस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं कि जब हम 60 मेगाहर्ट्ज पे काम करते हैं तो सिर्फ 9 न्यूक्लियाई ज़्यादा होते हैं लोअर स्टेट में। अगर आप 100 कर दो तो 16 होते हैं, 200 कर दो तो 32 होते हैं, 300 कर दो तो 48 होते हैं। ये जो वैल्यू किसकी इंक्रीज हो रही है, ये जो मैग्नेट हम बाहर से लगाते हैं, मैग्नेट बाहर से लगाने से गैप बढ़ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम इन लोअर स्टेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ये जो सेंसिटिविटी यानी कि ये जो सिग्नल होता है वो डिपेंड करता है जब तक ट्रांजिशन होती रहती, यानी कि जब तक ये मूवमेंट होती रहेगी। और मूवमेंट तब तक होती रहेगी जब तक नीचे वाले केस में, नीचे स्टेट में ज़्यादा न्यूक्लियाई हों। तो उस केस के लिए वी शुड अवॉइड सैचुरेशन।